हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. सो वेलकम टू माई न्यू वीडियो that is about the respiration. In this video we will study class 10th topic, which is the respiration, which comes under the chapter 5, that is life processes. If you are liking my video, then please share it with your friends and subscribe my YouTube channel and please help करो मुझे grow करने में. Now we will start the video, which is about the respiration. So respiration, what does it mean to you? Yes, very good. सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना, बस यही तो होता है respiration. No, respiration is actually a complex process. रेस्पिरेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है दैट इन्वॉल्व्स द ब्रीदिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस as well as the complete breakdown of food. अब ब्रीदिंग तो हमारा नॉर्मल जो हमने अभी पहले बोला कि सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना, यानी इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. ऑल दिस इज inhalation of air and exhalation of air is coming under the breathing process only, and exchange of gases is something जैसे you inhale the air, right? So when you inhale the air, oxygen comes with this air, and when you exhale the air, carbon dioxide is removed out of our body, right? So कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनती है और ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं. So जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी कहाँ से बनती है? ये बनती है हमारी कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड से. क्लियर? So in this way, respiration doesn't involve only the breathing process. It is a complex process which involves exchange of gases as well as the complete breakdown of the food, because complete breakdown of the food generates CO2, which is being exchanged with oxygen. Oxygen जो है वो आती है with the help of inhalation of the air. So this was just about the concept of the breathing and cellular respiration. Now we will write down some definitions of breathing and cellular respiration, or we can say the exchange of gases. So अगर हम breathing का देखें तो breathing is it is just a kind of ventilation. तो breathing क्या हुआ कि ventilation हुआ. जैसे हमारे घरों में हम समटाइम्स ऐसा होता है ना कि घर अगर काफ़ी दिनों से बंद है तो वहाँ पर एक आपको अलग सा सफोकेशन सा फील होने लगता है, या रूम काफ़ी देर से बंद है, देन यू फील लाइक सफोकेटेड. क्यों फील करते हो सफोकेटेड? बिकॉज आप जो अपनी सांस से, यानी आप जो अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल कर रहे हैं एयर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी रेस्ट ऑफ द एयर के साथ मिक्स हो जाती है. क्योंकि रूम बंद होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एयर का इनफ्लो नहीं हो पाता. जब एयर का इनफ्लो नहीं हो पाता तो आप वही एयर जो आपके रूम में एनक्लोज्ड है एयर, आप उसी को ही बार बार इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो. सो इस वजह से आप सफोकेटेड फील करते हो. as soon as you just open the window of your room, और इस देर और कहीं कोई भी ऐसा वेंटिलेशन का सोर्स अगर आपको मिल जाता है तो जैसे ही आपने विंडो ओपन किया, एयर जो बाहर की फ्रेश एयर है वो आपके रूम में एंटर करेगी और आपके रूम के टेम्परेचर को भी थोड़ा सा नॉर्मल कर देगी और थोड़ा एयर को भी फ्रेश कर देगी, जिसकी वजह से आप अच्छा और फ्रेश फील करोगे. सो ब्रीदिंग, यू कैन से कि ब्रीदिंग जो होती है वो हमारे लिए बॉडी का वेंटिलेशन होती है.
इट इज अ वेंटिलेशन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का वेंटिलेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रोड्यूस हुई बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनी बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वेरी गुड, बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थ्रो आउट कर दी जाती है और ऑक्सीजन जो एयर में है वो इन कर ली जाती है। क्लियर? सो इन दिस वे वेंटिलेशन इज अ काइंड ऑफ breathing is a kind of ventilation process in which organism takes oxygen from the environment and release carbon dioxide. So अब यहाँ तक हमें ये पता लग गया है कि जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है वो तो नॉर्मल ये रहता है। अब इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम देखेंगे थोड़ा सा बाद में। इससे पहले हम देखते हैं क्या कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की ज़रूरत तो हमें ठीक है क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा जो फूड है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है जी, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज तो हो रहा है। अब फूड का इससे क्या लेना देना है? ऑब्वियसली, क्योंकि यही आएगा। हम तो सांस यानी श्वसन यानी सांस लेने वाले तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर ये बीच में पाचन क्रिया का क्या मतलब? पाचन क्रिया का मतलब ये हुआ क्योंकि जो हमारा फूड हमने डाइजेस्ट किया, जो फूड हमने इनटेक किया, तो वो हमारा डाइजेस्ट होगा। जो भी हमारा इनटेकन फूड है, इनटेकन फूड जो भी है वो हमारा डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? आफ्टर डाइजेशन, इसके डाइजेशन के बाद, आफ्टर डाइजेशन इट विल ब्रेक इनटू वेरी स्मॉलर पीसेस। इट विल ब्रेक इनटू वेरी सिंपलर सब्सटेंसेस। अपने सबसे सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो प्रोटीन्स हैं, हमने प्रोटीन्स इनटेक किया, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो गए? अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हुए? अमीनो एसिड्स में। लिपिड्स हैं, लिपिड्स किस में कन्वर्ट हुए? ये हम डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ एक बार दोबारा बता दूं क्योंकि हमने यहाँ कुछ टर्म्स यूज करे हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस। सो मे बी जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो पहले से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जिन्होंने, उनके लिए ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझना। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे, लिपिड्स हमारे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में हमारे ब्रेक डाउन होंगे, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होंगे? हमारे स्टार्च होगा, है ना, सेलुलोज होगा। ये हमारे ब्रेक डाउन होंगे किसमें? शुगर यानी ग्लूकोज यूनिट्स में। ये हमारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे ग्लूकोज यूनिट्स में या शुगर यूनिट्स में। क्लियर? क्लियर? सो यहाँ पर ये सब हमने देखा कि फूड डाइजेशन के बाद इन सब सिंपलर सब्सटेंसेस में, इन सिंपलर मोनोमर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब सिंपलर मोनोमर्स में ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा कि जो ये मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, यानी these monomeric units are also complexer in structure. Why these are complexer? Because अगर हम सिंपल सा ग्लूकोज यूनिट ही देखें तो हमारे पास ग्लूकोज यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है? अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो पढ़ा भी है हमने फोटोसिंथेसिस में। दैट इज C6H12O6। सो देखो यहाँ पर ये अभी भी हमारा 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर के अभी भी इसमें ये यू कैन से कि ये अभी भी हमारा क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल हो सकता है, और यू कैन से अभी भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सर फॉर्म में है। तो अब जो हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा वो इसका होगा, समझे?
जो अब कंप्लीट ब्रेकडाउन हमने यहाँ लिखा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो मैंने लिखा था रेस्पिरेशन में, वो जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा हमारा वो इसका होगा। जैसे ही हमारा ये डाइजेशन हुआ, ये डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर? ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा किसके थ्रू? बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, दोज वर कॉल्ड विलाई। दीज विलाई विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड कैसे हेल्प करेंगे ये? बिकॉज दीज विलाईज आर सप्लाइड विद द ब्लड सप्लाई। दीज आर सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स से हमारे सप्लाइड होते हैं, प्लस इनके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, प्लस लिम्फेटिक वेसल्स भी इनके अंदर होती हैं। बट हमें मेन काम है हमारा अभी तक ब्लड वेसल्स का। तो जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हमारा फूड जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि ये सिंपलर फॉर्म में जो हमारा फूड है, इस सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड वेसल्स के थ्रू, अब ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। वेरी गुड। ब्लड के थ्रू ये हमारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक हमारे इस डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा देंगे। जैसे ही वेरियस ऑर्गन्स तक ये हमारा डाइजेस्टेड फूड पहुंचेगा तो हम थोड़ा सा अब अपने ऑर्गन सिस्टम की हायरार्की में डाउन आएंगे। कैसे? जैसे ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बना है? वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स से। अब ये ऑर्गन सिस्टम्स किन से मिलकर के बने हैं? वेरियस ऑर्गन्स से। वेरियस ऑर्गन्स किससे मिलकर के बने हैं? वेरियस टिश्यूज से। टिश्यूज किन से मिलकर के बने हैं? वेरियस सेल्स से। सो अल्टीमेटली जो हमारा ये डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब्ड फूड था, या अब्जॉर्ब्ड हमारी जो मोनोमेरिक यूनिट्स थी, वो वाया ब्लड कहाँ तक पहुँच जाएंगी? सेल्स तक पहुँच जाएंगी। ये पूरे इसमें ट्रैवल करते करते सेल्स तक हमारा क्या पहुँच जाएंगी? डाइजेस्टेड फूड। अब जैसे ही सेल्स तक हमारा डाइजेस्टेड फूड पहुँचेगा तो अब सेल के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा सेल के अंदर सबसे पहले? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। ये इसका न्यूक्लियस है, ये है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हमारा क्या पहुँच गया? डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फूड। डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड। क्लियर? अब डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड पहुंच गया हमारा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में अब क्या होगा? अब साइटोप्लाज्म में हमारे पास वेरियस एंजाइमेटिक प्रोसेसेस होंगी जिनसे हमारा जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो और भी शॉर्टर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होगा या दूसरे हमारे सब्सटेंसेस में ट्रांसफॉर्म होगा और क्या बना देगा? एनर्जी जनरेट करेगा, एज वेल एज ये ऑक्सीडेशन करेगा फूड का कंप्लीट। अब कैसे कंप्लीट बर्निंग हमारी फूड की कैसे होगी, अब वो देखते हैं। हमने अभी यहाँ पर अमीनो एसिड्स देखे थे कि प्रोटीन्स विल कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स, लिपिड्स कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज यूनिट्स। तो सबसे सिंपलर हमारे लिए प्रोसेस समझने के लिए सबसे सिंपलर सब्सटेंस होगा ग्लूकोज। इसीलिए हम ग्लूकोज को एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लेंगे। ग्लूकोज, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, केमिकल फॉर्मूला इसका C6H12O6। क्लियर? तो अभी जो ये ग्लूकोज है ये डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड है, ये कहाँ पहुंच गया? इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये हमारा पहुंच गया है। तो अब साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लूकोज यूनिट पहुंचने के बाद यहाँ पर
क्या होगा साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में ये हमारा ग्लूकोज यूनिट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है हमारा। क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। यानी इसके अंदर जैसे यहां पर C6 यानी 6 कार्बन एटम है, यहां पर इसके अंदर 3 कार्बन एटम होंगी। तो अब जो कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, चाहे बायोकेमिकल है चाहे केमिकल है, वो अपने आप को बैलेंस करती है ना। यहाँ पर हमारा है C6 यानी 6 कार्बन और यहाँ पर बन रहा है ये 3 कार्बन। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको बैलेंस करने के लिए ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर? शुगर का यहाँ पर यानी ग्लूकोज का यहाँ पर होगा 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल्स हमारे बनेंगे पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जैसे ही यहाँ बनेंगे तो अब ये इस पायरुविक एसिड की फेट या किस्मत होती है कि ये किस तरह की सेल में आगे फर्दर एंटर करेगा। अगर तो यहाँ पर ये पायरुविक एसिड ऐसी सेल्स में एंटर कर रहा है जहाँ पर इसे ऑक्सीजन का भरपूर आनंद मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन जहाँ इसे भरपूर या यू कैन से इनफ अमाउंट में इसको मिल रही है, तो वहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये किस में ब्रेक डाउन होगा? किस में ब्रेक हो जाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्लियर? तो पायरुविक एसिड का यहां पर ये हो गया कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब इसके बाद एक ये होगा, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारा पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड हमारा ऐसी सेल में चला जाए जहां पर ऑक्सीजन है तो लेकिन कम है। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी। क्लियर? अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये पायरुविक एसिड है वो हमारा ऐसी सेल्स में प्रेजेंट हो जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो ही ना, तो वहां पर हमारा ये पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। और ये जो प्रोसेस होगा ये होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इस प्रोसेस का नाम होगा फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल हुआ उसको हमने क्या कहा? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। क्लियर? फर्मेंटेशन जो है ये हमारा बेकिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है। बेकिंग एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छे से यूज होती है। और यू कैन से हमारी ये दोनों जो इंडस्ट्रीज हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस पर ही रिलाय रहती है। क्लियर? सो ये था हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक चीज रह गई है जो मैं आप लोगों को अभी बताना चाहती हूँ। जो हमारा पायरुविक एसिड होगा दिस विल बी, उसका केमिकल कंपोजिशन लिख लो आप कैसा होगा? CH3C। ये आपने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाला एक चैप्टर होगा, उसमें आप लोग ये अच्छे से पढ़ोगे
कि ये क्या है, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये है हमारा CO ग्रुप। क्लियर? सो दिस वाज द केमिकल। देखो अभी हमने यहाँ क्या कहा था, कार्बन ये जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का बना है और पायरुविक एसिड 3 का, 1 2 3, 3 कार्बन है ना यहाँ, 1 2 3, तो इसीलिए इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने, 2, है ना। तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमारे इसके बनेंगे पायरुविक एसिड के। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। अब जो एक और चीज रह गई, ये जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड बेसिकली हमारा बनता है उन सेल्स में जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी तो है लेकिन कम है। अब वो जो लैक्टिक एसिड बना, ये बना हमारा उन सेल्स में जहां पर हमारा ऑक्सीजन कम अमाउंट में पहुंच पा रहा है, और वो सेल्स होती हैं बेसिकली हमारी ऐसी मसल सेल्स जो लॉन्गर ड्यूरेशन से या तो कॉन्ट्रैक्टेड है या एक्सटेंडेड है। ठीक है, यानी लॉन्गर ड्यूरेशन से, जैसे आप काफी लंबे समय से अपने हाथों को या पैरों को फोल्ड करके बैठे हैं, है ना, तो आप फोल्ड करके बैठे हो, आप कहोगे कि हम तो सांस ले रहे हैं, ठीक है, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगी, हम नॉर्मल ब्रीदिंग हमारा चलता रहता है, लेकिन जब हम अपने हाथों को या पैरों को एक जगह पर फोल्ड करके बैठ जाते हैं तो वहां पर जिस एरिया में, जैसे सपोज करो मैंने हाथ को इस तरह से फोल्ड करके रखा काफी देर तक, देन जैसे ही मैं इस हाथ को सीधा करने लगूंगी तो मुझे यहाँ पर एक पेन होगा और यू कैन से कि हमारा जो मसल्स हैं वो थोड़े अकड़ जाएंगे, अकड़न होगी इसमें। वो क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन की लैक में जो हमारे पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे मसल सेल्स के हेड्स पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमें अकड़न फील होती है। तो इन दिस वे जो लैक्टिक एसिड होता है इट ब्रिंग्स आउट मसल क्रैम्प्स। ओके, सो ये था हमारा अब तक का जो टॉपिक था, वो था हमारा अबाउट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया, एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म में पहुंचा, साइटोप्लाज्म में कैसे पहुंचा? ये वाया ब्लड। क्यों ब्लड के थ्रू? क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे विलाई में, दोज ब्लड वेसल्स अब्सॉर्ब दीज ग्लूकोज यूनिट्स एंड ट्रांसपोर्टेड इट वाया ब्लड अप टू द वेरियस सेल्स। ठीक है, सेल्स में पहुंच गया है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में हमारा ये प्रोसेस हो रहा है इन साइटोप्लाज्म। क्लियर? साइटोप्लाज्म में हमारा ये प्रोसेस होगा क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड देन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन pyruvic acid will form lactic acid. In absence of oxygen, pyruvic acid will convert into alcohol. So in this way, these are the three products or three ways by which pyruvic acid can be completely or incompletely oxidized. Clear? So this was, अगर आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, what is the fate of pyruvic acid? तो pyruvic acid का जो fate होगा वो इन तीन कंडीशंस पर डिपेंड करेगा. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो CO2 प्लस वाटर, लैक है लैक्टिक एसिड, एब्सेंस है अल्कोहल. सो इन दिस वे the complete oxidation or the incomplete oxidation of pyruvic acid takes place. अब जो ये presence of oxygen वाला जो हमने पढ़ा है, ये होगा हमारा कहाँ? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा ये प्रोसेस होगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में. और लैक ऑफ ऑक्सीजन ये हमारा होता है जनरली मसल सेल्स में. और ये जो प्रोसेस है ये हमारा होता है बेसिकली, ये ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, यानी फंगस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हम फंगस ही लिखते हैं यहाँ पर. क्लियर? इन दिस वे दीज three sites where these processes takes place. I request all the students to note down what I am teaching you over here on the whiteboard. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाते समय बहुत सी चीज़ें ऐसी बता देते हैं जो नोट्स में अवेलेबल नहीं होती. तो नोट्स में, वैसे तो नोट्स में आपको PDF ड्राइव का यहाँ पर PDF का एक लिंक आपको दूंगी गूगल ड्राइव का, तो
वहाँ से आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बट कोशिश ये करा करो बेटा कि जब भी आप समझ रहे हो तो आप अपने नोटबुक को ओपन करके ही रखो ऑल द टाइम, और जो जो समझाया जा रहा है उसको नोट डाउन करते रहो। ओके, दिस विल ओनली एंड ओनली गोइंग टू हेल्प यू। आपको ही बाद में ये हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार सच में ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ाते समय 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा बताते हैं, तो वो 4 चीज़ें आपको हो सकता है नोट्स में अवेलेबल ना हो। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है तो वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली रेस्पिरेशन हमारा 2 तरह का होता है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर इनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन से बेसिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा या फिर सम अदर सब्सटेंसेस, जैसे लैक्टिक एसिड भी हमारा जनरेट हो रहा था, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ऑल द टाइम अल्कोहल ही जनरेट होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड स्टेप, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर, कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। गैसेस का एक्सचेंज हमारा एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे क्या आ जाएंगे? प्लांट्स भी आ जाएंगे। प्लांट्स का तो बड़ा सीधा सा फंडा है, बड़े सिंपल से ऑर्गेनिज्म है ये हमारे। प्लांट का बड़ा सीधा सा फंडा है क्या, कि स्टोमेटा के थ्रू ही इन्होंने, जो इनकी बॉडी पर बाहर की तरफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ही ये हमारा ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, वाटर एक्सेस हो जाता है तो उसको भी ये स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर छोड़ेंगे, यानी एक्सक्रीट आउट करेंगे। क्लियर? तो प्लांट्स में तो बेसिकली सिंपल सा यही एक हमारा डिफ्यूजन है, सिंपल एक यही प्रोसेस होगा। और स्टोमेटा में भी प्रोसेस जो इन्वॉल्व होगा ना वो होगा डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल का या कोई भी गैस का अगर एक्सचेंज होता है तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जीज के बेसिस पर होता है। क्लियर? तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कोई इसमें बहुत सारी चीज़ें तो है नहीं बताने की। डिफ्यूजन सिंपल प्रोसेस है कि काइनेटिक एनर्जीज के थ्रू मॉलिक्यूल्स हमारे ट्रांसपोर्ट होंगे, बट ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? तो ये तो हमने 9th में भी पढ़ा है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट्स के अंदर किस तरह से होगा। अब प्लांट्स के बाद आ जाता है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने अभी प्लांट्स देख लिया, अभी हम देखेंगे एनिमल्स में। एनिमल्स में डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट, एनिमल्स बेसिकली हमारे 2 तरह के होते हैं, एक्वेटिक those living in water and terrestrial those living on land। ये तो आपको पता होगा ना, aquatic those living in water, terrestrial those living in on land। अब जो लैंड पर रह रहे हैं उनके पास तो ऑक्सीजन भर भर के है, क्यों? क्योंकि एयर से वो लेंगे, एयर है उनके पास। अब जो एक्वेटिक में है वो लिविंग इन वाटर, तो उनके पास वाटर। अब वाटर में ऑक्सीजन होती है? बताइए आप सब, होती है? यस, होती है वाटर में भी ऑक्सीजन। वाटर में जो ऑक्सीजन होगी वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगी, वो फ्री फॉर्म में या फ्रीली ऐसे ही फ्लोट नहीं कर रही होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के जैसे, वो होगी हमारी डिसॉल्व्ड फॉर्म में। ठीक है, डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दोज एनिमल्स विल टेक
the oxygen in the dissolved form, and the terrestrial animals will take the free floating oxygen which is in the air. एयर में फ्री फ्लोटिंग ऑक्सीजन को वो ग्रैब करेंगे. अब इनके पास तो पानी में भी डिजोल्व फॉर्म है ऑक्सीजन का, और इनके पास एयर में फ्री फ्लोट कर रही है, तो अमाउंट इनके पास ज्यादा है कि इनके पास ज्यादा है? वेरी गुड. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा टू ब्रीद इन कंपैरिजन टू द एक्वेटिक एनिमल्स. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑन दैट नोड, यानी क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री फ्लोटिंग ऑक्सीजन है, इनफ अमाउंट है ना, इनफ अमाउंट है. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, इसी वजह से इनका जो ब्रीदिंग रेट, अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है? द रेट एट विच एनी ऑर्गेनिज्म डज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होती है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. इनहेलेशन ऑफ O2, एक्सहेलेशन ऑफ CO2. क्लियर? इन द एयर. तो इनका जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है एज कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स, ये याद रखना, एज कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स ये थोड़ा लो होता है. एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट जो होगा इन कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, इनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा, इनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है. क्यों होता है? बिकॉज दे आर टेकिंग द डिजोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन का डिजोल्व फॉर्म ले रहे हैं, तो उन्हें उनके पास जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, दैट इज स्कार्स, यानी कम है वो. ठीक है. सो ब्रीदिंग रेट का क्वेश्चन आपको पेपर में या एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बट इसको सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, इसको घुमा के थोड़ा सा पूछा जाएगा. एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देती हूँ कि सपोज करो यू आर विजिटिंग टू एन एक्वेरियम वेयर यू सी कि आपके पास जो फिशेज हैं, या आपके घर में भी अगर एक्वेरियम है या आप कहीं विजिट भी करने जाते हैं, तो आप देखोगे कि जो मछलियां होती हैं, फिशेज कंटिन्यू टू ओपन देयर माउथ एंड क्लोज इट, ओपन एंड क्लोज इट, ओपन एंड क्लोज इट. व्हाई? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बिकॉज फिश जो है वो एक्वेटिक एनिमल है. फिश टेक्स ओनली द डिजोल्व फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है. अब कोई भी फिश है, चाहे छोटी है या बड़ी है, उसको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन तो चाहिए है, लेकिन वाटर के अंदर इनफ ऑक्सीजन ना होने की वजह से दे हैव टू ब्रीद फास्टर. उनको फास्टर ब्रीद करना पड़ता है और फास्टर ही उनका ये प्रोसेस उन्हें कंटिन्यू करना पड़ता है, सो दैट दे कैन मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, देयर बॉडीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द रेस्पिरेशन. इन द नेक्स्ट लेसन वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हैं, आपको कुछ इनका मेरा कंटेंट या मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ना ना जेन्युइनली एक मोटिवेशनल सोर्स हो जाता है. फील भी मिलता है दैट यू आर गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, और सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ते रहें तो हमें ये लगता है कि हाँ, वी आर डूइंग समथिंग गुड. सो प्लीज़ मेक अस फील like this. Thank you.